अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी नाज़रीन का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। तो आज का ये वीडियो जो BPSC TRE 2 के लिए जो तैयारी कराई जा रही है, हाई स्कूल और प्लस टू के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आप ज़रूर से ज़रूर इससे जुड़ें और देखें। फ्री में PDF आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दक्कन में उर्दू शेर व अदब। इससे पहले हमारा जो टॉपिक था वो था उर्दू ज़बान व अदब का आगाज़ व इर्तिक़ा, और उसके बाद हमने दूसरा जो बनाया था वो टॉपिक था हमारा वो था कल का वीडियो उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात। आज का हमारा टॉपिक है दक्कन में उर्दू शेर व अदब। दक्कन की बात कर लें तो दक्कन से बहुत अहम सवालात पूछे गए हैं। बहमनी दौर, आदिल शाही दौर या फिर कुतुब शाही दौर, इन तीनों दौर के अहम शुरा का नाम, उनके अहम किताबों का नाम पूछा गया है। तो चाहे BPSC TRE में या STT में आप 9-10 का भी उठा के देख ले सकते हैं या फिर 11-12 का भी उठा करके देख सकते हैं, वहाँ से सवाल पूछा गया है। तो हम देखेंगे दक्कन में उर्दू शेर व अदब की तरक्की कैसे हुई, वहाँ का आगाज़ व इर्तिक़ा किस तरीके से हुआ। उर्दू शेर व अदब की तारीख़ में दक्कन को बड़ी अहमियत हासिल है। इसके फ़रोग़ में यहाँ के बादशाहों ने भी हिस्सा लिया। उर्दू ज़बान सबसे पहले शुमाइल हिंद से आने वाले सूफ़िया किराम के साथ यहाँ पहुँची। इब्तिदा तो उर्दू की कहाँ हो चुकी थी, तो शुमाली हिंद से मुराद हमारे जो दिल्ली वगैरह के जो इलाका है या फिर आप देख सकते हैं UP वगैरह, इनको शुमाली हिंद में रखते हैं। और दक्कन की बात कर लें तो दक्कन के इलाका में आपका तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र वगैरह को शामिल किया जाता है। तो कहते हैं कि पहले दक्कन के जो हदूद में गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक के इलाके शामिल थे। हुआ यूँ कि 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि हिंदुस्तान की राजधानी को दिल्ली से दक्कन के इलाके दौलताबाद मुंतकिल करने का फ़ैसला किया। जब ये फ़ैसला किया तो उनके साथ क्या हुआ, उस अहद के मशहूर सूफ़िया किराम, अहले इल्म व फ़न और अहले हिरफा दक्कन पहुँचे। कहा जाता है कि जब यहाँ से काफ़िला रवाना हुई शुमाल से, तो उस वक्त 1000 पालकी पर सिर्फ़ सूफ़िया किराम और बुज़ुर्गान दीन बैठे हुए थे, और उनके साथ बहुत सारे ताजिर, बहुत सारे जो सिपाही वगैरह उनके साथ चले गए। जब ये वहाँ गए तो हुआ 1 साल के अंदर ही मोहम्मद बिन तुगलक उकता गए और वहाँ से वापस उन्होंने दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। लेकिन जो लोग इनके साथ गए थे अपने सारे असबाब असासा बेच बाच करके, वो लोग वहाँ से आने के लिए तैयार नहीं हुए, बल्कि वहीं जा कर के रह गए। तो इन्होंने ये जो अपने साथ गए थे तो अपने साथ कुछ ज़ुबानें लेके गए जो उर्दू की इब्तिदाई नुकुश ज़माने में मिलते हैं, वो लेकर के गए थे। तो सूफ़िया किराम को क्या हुआ, तबलीग के सिलसिले में आवाम से रब्ता कायम करना था, इसलिए उन्होंने उर्दू में क्या हुआ, मजहबी रिसाले लिखने शुरू कर दिए। वहाँ इनको तबलीगी सिलसिले के लिए आवाम से रब्ता कायम करना था, तो कुछ तो होनी चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने मजहबी रिसाले लिखने शुरू कर दिए, जो उर्दू के आगाज़ में बहुत नहायत कारनामा अंजाम दिया। वक्त के साथ साथ जब बोल चाल की ज़बान के साथ गुज़र कर अदबी सतह पर इस्तेमाल में आई, तो सूफ़ियों शायरों ने इसे अपने इजहार का ज़रिया बनाया। तो गुजरात में इसको अदबी रूप को गुजरी नाम दिया गया और दक्कन में इसको दक्कनी कहलाई। तो जो बोल चाल थी जो सूफ़िया किराम लेके गए थे, जब ये अदबी रूप ले ली तो दक्कन में जाकर के दक्कनी और गुजरात में गुजरी नाम कहलाई। उस वक्त उर्दू का नाम उर्दू नहीं बल्कि हिंदवी, दक्कनी, गुजरी ये नाम से जाना जाता था। अब है कि बहमनी दौर की हुकूमत कब से कब कायम हुई और किस तरीके से कायम हुई। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक 1327 ईस्वी में वहाँ जाके आबाद हुए और 1328 में वहाँ से रुखसत होकर के वापस दिल्ली चले आए, तो उनके साथ उन्होंने ये किया कि हर इलाके के लिए एक अमीरान सद्दा को मुकर्रर कर दिया जो जवाबदेह बादशाह के था। कुछ सालों तक तो ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन दूरी और फासला होने की वजह से वो आपस में एक दूसरे से अमीरान सद्दा आपस में भिड़ गए और एक नई हुकूमत की बुनियाद पड़ी, जिसका नाम बहमनी दौर रखा गया। बहमनी दौर की जो हुकूमत कायम हुई वो आप देख सकते हैं 1347 ईस्वी से लेकर के 1495 ईस्वी तक ये बहमनी दौर की हुकूमत कायम रहती है। बहमनी दौर के जो बुनियाद पड़ी थी वो 1347 ईस्वी में पड़ी थी। बहमनी ख़ानदान में कुल 18 हुक्मरान हुए, यानी कुल 18 बादशाह ने हुकूमत की। किसमें? बहमनी ख़ानदान में। इनमें नहायत काबिल और इल्म दोस्त बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने दक्कन में नई तहजीबी रिवायत को तरक्की दी। बहमनी ख़ानदान का पहला बादशाह का अगर देखें तो अलाउद्दीन बहमनी का नाम आता है।
پہلے پہل اس کا پایہ تخت جو ہے دولت آباد تھا، لیکن جلد ہی اس نے گلبرگہ پایہ تخت بنایا اور اس کا نام حسن آباد رکھا۔ جب بہمنی دور کی حکومت قائم ہوئی تو ان کا جو پایہ تخت تھا، جو سلطنت تھی، وہ دولت آباد تھا، لیکن اس نے گلبرگہ کو اپنا پایہ تخت بنایا اور اس کا نام حسن آباد رکھا۔ تو بہمنی نے اپنی حکومت کہاں سے کی؟ تو گلبرگہ سے انہوں نے اپنی حکومت کی تھی۔ بہمنی سلطنت کے علاقے میں 3 مقامی زبانیں تیلگو، کنڑ اور تامل بولی جاتی تھی۔ کون کون زبانیں؟ تیلگو، کنڑ اور تامل زبانیں بولے۔ ان میں سے کسی ایک دوسرے پر فوقیت دینے کے بجائے اردو کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی۔ کن کو؟ اردو کو۔ اب جو مقامی بولی ہے وہ تیلگو، کنڑ اور تامل ہے، لیکن یہاں پہ کس کو؟ تو اردو کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی۔ اسی سلطنت کے آخری دور کے بادشاہ محمود شاہ بہمنی عہد کے ایک شاعر قریشی بیدری ہے، جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اسی نے قدیم اردو کو دکنی کا نام دیا۔ کس نے دیا قدیم اردو کو دکنی کا نام؟ کس کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ تو قریشی بیدری، جو بہمنی سلطنت کے آخری دور کے بادشاہ محمود شاہ بہمنی دور کے ایک شاعر تھے۔ کون؟ تو قریشی بیدری کا نام آتا ہے۔ آگے ہیں کہ بہمنی سلطنت کی علم دوستی اور ادب نوازی کی بہت قصے مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خواجہ حافظ شیرازی جو فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے، ان کو ہندوستان آنے کی دعوت دی گئی تھی بہمنی سلطنت کے ہی دور میں۔ اب بہمنی سلطنت کے دور میں جو صوفیاء کرام اور شاعر جو گزرے ان کی فہرست کی ایک نظر ڈالیں گے، اور جو اہم جو شعراء ہوں گے ان کا نام کو ہم دیکھیں گے کہ ان کا تعلق بہمنی دور سے تھا۔ سب سے پہلا نام ہے شاہ برہان الدین غریب۔ یہ برہان الدین، نون ان کا چھوٹ گیا، برہان الدین جانم نہیں بلکہ برہان الدین غریب ہیں۔ سید یوسف راجہ ہے، امیر حسن سنجری ہے، محمد اکبر حسینی ہے، ملا محمد تقی نظیری، محمد عبداللہ حسینی، فیروز شاہ، مشتاق لطفی اور اشرف بیابانی، خواجہ بندہ نواز، گیسو دراز۔ ان میں جو ہم دیکھیں گے، باقی کا نام آپ ایسے ہی یاد کر سکتے ہیں، لیکن ان دونوں ناموں کو آپ ضرور یاد رکھیں گے، اشرف بیابانی اور خواجہ بندہ نواز، گیسو دراز۔ ان دونوں کا تعلق کس دور سے ہے؟ تو بہمنی دور سے ہے۔ کن کا؟ تو اشرف بیابانی اردو کا سب سے پہلا مثنوی نگار، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا بھی نام ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی جو پیدائش ہے 1321 یا 22 کو کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام ان کا جو تھا سید محمد حسینی، اور تخلص ان کا کیا تھا؟ شہباز۔ شہباز کن کا تخلص تھا؟ تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا۔ فیروز شاہ بہمنی کے عہد میں دہلی سے گلبرگہ چلے گئے اور وہیں جا کر کے رہ گئے، اور ان کی جو اہم تصانیف انہوں نے لکھی ہے وہ بہت ہی اہم آپ یاد رکھیں گے۔ معراج العاشقین کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا، کن کی ہے؟ تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ چکی نامہ کن کا ہے؟ تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ اور شکار نامہ، یہ تینوں کتاب کن کی ہے؟ تو یہ تینوں کتاب خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سے منسوب کی جاتی ہے۔ تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا تعلق دہلی سے تھا، لیکن فیروز شاہ بہمنی کے دور میں یہ کہاں چلے گئے؟ یہ چلے گئے گلبرگہ، اور وہیں پر انہوں نے بہت سی تصانیف انہوں نے لکھی، جن میں معراج العاشقین، چکی نامہ، شکار نامہ ہے۔ تو اگر پوچھ لیا جائے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا تعلق کن سے تھا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہمنی دور سے تھا۔ اس کے بعد فخر الدین نظامی بیدری۔ ان کا اصل نام فخر الدین التخلص نظامی تھا۔ بیدر کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کا نام فخر الدین نظامی بیدری۔ ان کی اہم تصنیف مثنوی قدم راؤ پدم راؤ۔ قدم راؤ پدم راؤ جس کو اردو کی پہلی مثنوی مانی جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اردو کی سب سے پہلی مثنوی آپ نے دیکھا کہ کہاں قائم ہوئی؟ تو بہمنی دور میں۔ لکھنے والے کون ہے؟ فخر الدین نظامی، اور کتاب کا نام ہے قدم راؤ، مثنوی کا نام ہے قدم راؤ پدم راؤ۔ اس میں ایک راجہ قدم راؤ اور ان کا وزیر پدم راؤ کے قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس قصے میں اگر ہم دیکھیں گے تو قدم راؤ راجہ رہتا ہے اور پدم راؤ ان کا وزیر رہتا ہے۔ چلیے، قصے کا بھی ٹائم نہیں ہے، آگے یہ دو نام کو آپ بہمنی دور میں رکھیں گے، کس کو؟ فخر الدین نظامی اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ ان دونوں کا تعلق کن سے تھا؟ تو بہمنی دور سے ہے۔ اس کے بعد اب یہ ہوتا ہے کہ بہمنی دور جب 1490 کے قریب جاتے 1490 اور 95 کے قریب جاتے اس کے آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہ 5 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ بہمنی سلطنت 5 حصوں میں بٹوارہ ہو جاتا ہے، جو اس طریقے سے ہے: عادل شاہی، قطب شاہی، نظام شاہی، بریز شاہی اور امہ شاہی۔ یعنی بہمنی دور سے ہی یہ 5
अलग से निकल करके आए हैं, जिसमें आपस में फूट होने की वजह से आदिल शाही, कुतुब शाही, निज़ाम शाही, बुरहान शाही और अहमद शाही, जिनमें हम देखेंगे उर्दू को जो फ़रोग हासिल हुई वो आदिल शाही और कुतुब शाही दौर को, इन दोनों से उर्दू को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली। उर्दू ज़बान अदब के तरक्की में बड़ा हिस्सा आदिल शाही और कुतुब शाही सल्तनतों का रहा। अब इसमें हम जो पढ़ेंगे आदिल शाही दौर को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने देखा कि बहमनी दौर कैसे कायम हुई, जब मोहम्मद बिन तुगलक 1327 में वहाँ दौलताबाद को अपना राजधानी बनाया, सल्तनत बनाया। उसके बाद जब वो वापस आ गए तो वहाँ अमीरान सद्दा को मुकर्रर किया, लेकिन आपस में अमीरान सद्दा एक दूसरे से इख्तलाफ करके एक नई हुकूमत की बुनियाद रखी, जिसका नाम बहमनी दौर रखा गया, बहमनी हुकूमत रखा गया, और उसमें कुल 18 बादशाह गुजरे। अब हम देखेंगे दूसरा दौर जो है उसी बहमनी से 5 हिस्से में तकसीम हो जाता है, जिसमें से आदिल शाही, कुतुब शाही और बुरहान शाही, अहमद शाही और निज़ाम शाही दौर है। जिसमें आदिल शाही दौर को हम देखेंगे, इनकी हुकूमत जो बनती है वो 1490 में। कब? 1490 में इनकी हुकूमत बनती है। कब तक रहती है? 1686 तक। एक सवाल ये भी पूछा गया था कि आदिल शाही दौर की हुकूमत कब से कब तक कायम रही, तो 1490 से लेकर के 1686 तक, तकरीबन 195 साल, 200 साल में 500 साल कम, 5 साल कम आप रख सकते हैं, इनकी हुकूमत कायम रही। बीजापुर में इनकी हुकूमत कायम हुई। कहाँ? बहमनी गुलबर्गा में और आदिल शाही बीजापुर में। ये हुकूमत तकरीबन 195 साल तक कायम रही। इस हुकूमत के बानी यूसुफ आदिल शाह थे। आदिल शाही दौर में कुल 8 बादशाहों ने हुकूमत की। बहमनी दौर में 18 और यहाँ पे कितने? 8 बादशाहों ने हुकूमत की। सबसे पहले बादशाह जो इनके बानी हैं वो यूसुफ आदिल शाह, जिनकी हुकूमत 1490 से लेकर के 1510 तक रहती है, यानी 20 साल की हुकूमत इन्होंने की। कौन? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाही के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त जो है कि गोवा इसके हुकूमत में थी, और अंग्रेज जब पुर्तगाल जब यहाँ आए तो यूसुफ आदिल शाह से ही जंग करके पुर्तगाल को अपने कब्ज़े में किया था। तो यूसुफ आदिल शाह बानी यकीन के आदिल शाही दौर के। उसके बाद इस्माइल आदिल शाह का ज़माना देखेंगे 1510, 1534, फिर इब्राहिम आदिल शाह, फिर अली आदिल शाह, फिर इब्राहिम आदिल शाह सानी। ये 5वें बादशाह जो गुजरे हैं, इन्होंने, ये ख़ुद शायर थे और इन्होंने शायरों की सरपरस्ती की। इसके बाद 6ठा बादशाह जो है मोहम्मद आदिल शाह, और 7वां बादशाह जो है अली आदिल शाह। ये भी बहुत बड़े शायर थे और इन्होंने भी शायरों की सरपरस्ती की। सिकंदर आदिल शाह, और ये सबसे लास्ट बादशाह थे। कौन? पहला बादशाह का नाम यूसुफ आदिल शाह और आखिरी बादशाह का नाम है सिकंदर आदिल शाह। इनकी हुकूमत 1686 में जाकर के इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है। अब हम देखेंगे बीजापुर यानी आदिल शाही दौर में आदिल शाही बादशाहों ने न सिर्फ शेर व अदब की सरपरस्ती की, बल्कि वो ख़ुद भी शेर कहते थे। जैसे इब्राहिम आदिल शाह सानी और अली आदिल शाह सानी, दोनों सानी जो है इब्राहिम आदिल शाह सानी और अली आदिल शाह सानी दोनों ही शायर थे। अब हम देखेंगे कि आदिल शाही दौर में कई शायरों और अदीबों के नाम मिलते हैं। उनमें अहम अहम नाम जो वो इस तरीके से हैं। इन नामों को आप ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि सवाल जो आया था वो इसमें से 5-6 सवाल यहाँ से पूछा गया था। हम निशानदेही करते चलेंगे। पहला है अब्दुल, फिर है मिराजी शमसुल उशाक, अशरफ बयाबानी, बुरहानुद्दीन जानम, अमीनुद्दीन अली। सवाल जो पूछा गया था मिराजी से पूछा गया था, अशरफ बयाबानी से, बुरहानुद्दीन जानम से, अमीनुद्दीन अली से, और उसके बाद लास्ट में जो है नुसरती से पूछा गया था। तो कौन कौन है? रुस्तमी है, मुकीमी है, हसन शौकी है, सनती है, अली आदिल शाह सानी है, नुसरती, फिर इब्राहिम आदिल शाह सानी। अब हम देखेंगे बारी बारी सबको। मिराजी शमसुल उशाक के बारे में सबसे पहले देखेंगे। इनकी पैदाइश जो है 1407 में होती है और वफ़ात 1496 में इनकी हो जाती है। इनका ताल्लुक़ जो है ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दौला दराज के सिलसिले से था, जो भी हमने पिछले पढ़ा है, जो बहमनी दौर के सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, और उन्होंने जो चक्की नामा और शिकार नामा और मिराजुल आशिकीन लिखा, उन्हीं के ख़ानदान से इनका भी ताल्लुक़ था, उन्हीं के सिलसिले से। अब कह रहे हैं कि इनके तसव्वुफ़ के मज़ामीन को बयान करने की रिवायत इन्होंने डाली किसने? तो मीरा जी ने। इनके अहम तसानिफ़ इस तरीके से हैं: खुशनामा, खुशनग़्ज़ और शहादतुल हकीकत। ये सवाल पूछा गया था, शहादतुल हकीकत के मुसन्निफ़ का नाम बताएं। तो किन की किताब है? तो मिराजी शमसुल उशाक की किताब का नाम है शहादतुल हकीकत। शहादतुल तहक़ीक़, मग़ज़ मरग़ूब। इनके अलावा नस्र में जो है शरह मरग़ूबुल क़ुलूब और रिसाला सबे सिफ़ात शामिल है। दूसरा नाम जो आता है बड़ा नाम शाह बुरहानुद्दीन जानम का। इनसे भी सवाल किया गया था किस दौर के शायर थे। तो मिराजी शमसुल उशाक के बेटे थे। किन के बेटे थे? अभी हमने ऊपर पढ़ा है मिराजी शमसुल उशाक, इन्हीं के बेटे का नाम है
शाह बुरहानुद्दीन जानम। शाह बुरहानुद्दीन जानम के वालिद का नाम था मीराजी शमसुल उशाक और खलीफे थे। इन्होंने तसव्वुफ़ के मज़ामीन को मौजू बनाया। इनके मशहूर रसाइल इरशाद नामा, हज्जतुल बका, वसीयतुल हादी, सुख सहेला, पंजगंज, कलिमतुल हक़ाइक़ और वजूदिया इनकी नसरी तसनीफ़ात हैं। किनकी? शाह बुरहानुद्दीन जानम की। किनके बेटे हैं? तो मीराजी शमसुल उशाक के। अब शाह बुरहानुद्दीन जानम के बेटे का आप देख सकते हैं, इनका बेटा है शाह अमीनुद्दीन आला। इनसे भी सवाल पूछा गया। तो मीराजी के बेटे का नाम है शाह बुरहानुद्दीन जानम, बुरहानुद्दीन जानम के बेटे का नाम है शाह अमीनुद्दीन आला। इनकी विलादत 1599 को हुई और वफ़ात 1674 को हुआ। बुरहानुद्दीन जानम के बेटे थे। इन्होंने अपने मुरीदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए रसाइल लिखे और शेर भी कहे। इनकी जो किताब है वजूद नामा, चक्की नामा, एक चक्की नामा आपने देखा होगा, वो ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज का भी है, दूसरा शाह अमीनुद्दीन आला के भी है। मोहब्बत नामा, मुहिब नामा एक सवाल आया था जो मोहब्बत नामा दरअसल है, तो मुहिब नामा किन का है? तो अमीनुद्दीन आला का है। चक्की नामा, वसल नामा, मोहब्बत नामा, नूर नामा, नज़्म वजूदिया, रमूज़ सालिकीन और गंज मख्फ़ी, रमूज़ुल आरिफ़ीन वगैरह इनकी तसनीफ़ात हैं। तो मीराजी शमसुल उशाक के बेटे का नाम है शाह बुरहानुद्दीन जानम, शाह बुरहानुद्दीन जानम के बेटे का नाम है शाह अमीनुद्दीन आला। अब चौथा नाम हम देखेंगे अशरफ बयाबानी। अशरफ बयाबानी के बारे में है कि 1459 की इनकी पैदाइश होती है और वफ़ात 1528 में हो जाती है। अपने ज़माने के मशहूर बुज़ुर्ग थे। इनके वालिद का नाम शाह ज़ियाउद्दीन रिफ़ाई बयाबानी था। एक सवाल ये भी इनसे पूछा गया था कि अशरफ बयाबानी के वालिद का नाम क्या था? तो शाह ज़ियाउद्दीन रिफ़ाई बयाबानी। इनकी जो अहम तसानीफ़ है लाज़िमुल मुब्तदी, वाहिद बारी और तीसरी किताब का नाम है नौसरेहार जो मसनवी है। दरअसल इसका जो मौजू है वो करबला है। करबला के वाक़े से इस वजह से इसको उर्दू का पहला मरसिया भी कहा जाता है। नौसरेहार को यानी उर्दू का सबसे पहला मरसिया की अगर बात कर लें तो नौसरेहार लिखने वाले अशरफ बयाबानी, जिनका असल जो टॉपिक है वो मसनवी है, लेकिन इसमें इन्होंने जो मौजू बनाया वो वाक़या करबला को बनाया। इस वजह से इनको उर्दू की पहली मसनवी कही जाती, मरसिया कहा जाता है। और उर्दू की सबसे पहले मसनवी अगर हम देखेंगे तो वो बहमनी दौर में कदमराव पदमराव फ़खरुद्दीन निज़ामी की मिलती है। दूसरा जो नौसरेहार उर्दू की सबसे पहले मसनवी मरसिया की अगर हम बात कर लें तो आदिल शाही दौर में क्या नाम है अशरफ बयाबानी की किताब नौसरेहार मिलती है। तो इनकी 3 किताब वाहिद बारी, लाज़िमुल मुब्तदी और नौसरेहार को याद रखेंगे। अब है इब्राहिम आदिल शाह सानी जो आदिल शाही दौर के 5वें बादशाह थे। किताब में जो है NCERT में तीसरा बादशाह दे दिया जो गलत है, मतलब उनके हिस्से लग गया है। तो इब्राहिम आदिल शाह सानी के जो पैदाइश है वो 1580 को पैदा हुए और 1627 में इनका इंतकाल हो गया। वो फ़ारसी और दक्कन दोनों ज़बानों में शेर कहते थे। मुसव्वरी मौसीक़ी से उन्हें गहरा लगाव था। उनकी मशहूर तसनीफ़ किताब नौरस या नौरस नामा है। ये किताब बुनियादी तौर पर राग रागनियों से मुतल्लिक़ है। इसमें 17 राग के तहत कुल 59 गीत और 17 दोहे शामिल है। किनके? इब्राहिम आदिल शाह सानी खुद शायर थे। आदिल शाही दौर के 5वें बादशाह हैं और इनकी किताब का नाम है, इसको जगत गुरु के नाम से जाना भी जाता है। जगत गुरु के नाम से कौन जाता है? तो इब्राहिम आदिल शाह सानी। 5वां नाम देखेंगे अली आदिल शाह सानी। ये 7वें बादशाह थे। 1628 को पैदा हुए और वफ़ात जो है 1762 को हुई। बुलंद पाए के शायर थे। शायरी के अलावा ख़त्ताती, मौसीक़ी, मुसव्वरी और फ़न सिपागिरी में भी महारत रखते थे। कुल्लियात शाही के नाम से इनका कलाम शाये हो चुका है। अब आता है अब्दुल। इनके मुतालिक 2 रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक इनका नाम अब्दुल्ला था, जबकि दूसरी रिवायत में इनका नाम अब्दुल गनी था। ये अब्दुल गनी होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ही हो गया। इब्राहिम आदिल शाह सानी के दरबारी शायर थे। इनकी मशहूर तसनीफ़ इब्राहिम नामा है, जिसको बीजापुर का पहला अदबी कारनामा कहा जाता है। तो अब्दुल का ताल्लुक़ किनसे था? तो इब्राहिम आदिल शाह सानी के दरबारी शायर कौन थे? तो अब्दुल थे। इन्होंने क्या लिखा था? इब्राहिम नामा लिखा था, जिसको बीजापुर के पहला अदबी कारनामा कहा जाता है। अब हम देखेंगे नुसरती। इनका नाम शेख नुसरत था, यानी आदिल शाही दौर का सबसे बड़ा शायर अगर कहा जाए तो नुसरती का नाम आ जाता है। अली आदिल शाह सानी ने उन्हें मलिकुश शोरा खिताब दिया था। अब देखेंगे नुसरती का ताल्लुक़ किस बादशाह के से था? तो अली आदिल शाह सानी, यानी आदिल शाह सानी के दरबार से था। और उस वक्त कौन से बादशाह थे? अली आदिल शाह सानी थे। अली आदिल शाह सानी ने ही इन्हें मलिकुश शोरा का खिताब दिया था। उनकी 3 मसनवियाँ बहुत अहम है, गुलशन इश्क, अली नामा और तारीख़ इस्कंदरी। एक सब आपके तारीख़ इस्कंदरी से भी आया था कि तारीख़ इस्कंदरी के मुसन्निफ़ का नाम बताएं। तो एक सवाल नुसरती से ये भी पूछा गया था। अली नामा की बात कर ले तो ये रज़मिया
मसनवी है। अब अगला जो शायर है वो है रुस्तमी। इनका नाम कमाल ख़ान था, वो आदिल शाही दरबार से वाबस्ता थे। इनकी मसनवी ख़ाबरनामा है। ख़ाबरनामा जो फ़ारसी का तर्जुमा है, फ़ारसी के एक मसनवी है ख़ाबरनामा, उसको उन्होंने तर्जुमा किया है। शौक़ी, असल नाम हसन और तखल्लुस शौक़ी करते थे। इनका ताल्लुक़ दक्कन के 3 दरबारों से था। आदिल शाही दौर से भी था, कुतुब शाही और निज़ाम शाही दौर से था। उम्र का बड़ा हिस्सा निज़ाम शाही में गुजरा। आखिरी अय्याम में आदिल शाही सल्तनत से वाबस्ता हो गए थे। उनकी 2 मसनवियाँ मिलती है, फ़तहनामा निज़ाम शाह और मेज़बानी नामा। इन्होंने गज़ल भी कही है। इनके कलाम में दीवान हसन शौक़ी के नाम से शाये हो चुका है। जो अगला शायर है वो है मुक़ीमी। इब्राहिम आदिल शाह ज़माने के मशहूर शायर हैं। इनकी मसनवी चंद्र बदन महियार लिखी, जो आदिल शाही दौर की पहली इश्किया मसनवी मानी जाती है। आदिल शाही दौर की सबसे पहली इश्किया मसनवी किसको मानी जाती है? तो चंद्र बदन महियार। ये आदिल शाही दौर के बादशाह थे, ये शायर थे। कौन? मुक़ीमी, इब्राहिम आदिल शाह के। सनअती का नाम देखेंगे, इनका नाम मोहम्मद इब्राहिम खां था। वो सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के दरबार से वाबस्ता थे। इनकी 2 मसनवी मिलती है, क़िस्से बेनज़ीर और गुलदस्ता। क़िस्से बेनज़ीर का एक नाम क़िस्से तमीम अंसारी भी है। इसमें एक सहाबी हज़रत तमीम अंसारी के हालात बयान किए गए हैं। तो ये थे आज के सवाल। जो ये सवाल जो है ज़्यादा होने की वजह से आज सवाल जवाब नहीं बनाया गया। कल हम मिला करके कुतुब शाही दौर को पढ़ा करके एक साथ ही बहमनी दौर, आदिल शाही दौर और कुतुब शाही दौर, तीनों के दौर को शोरा के ऊपर हम सवाल जवाब करवाएंगे। आज का सिर्फ जो थ्योरी था वो ज़्यादा लंबा होने की वजह से, तो आप इसमें से नाम को याद रखेंगे, किताब के नाम को, और जो अहम है उसी को शामिल किया गया है। एक तो शायर के नाम को और किस दौर से थे। तो इसमें 2 ही नाम अलग अलग आप याद रख सकते हैं। बहमनी दौर में आपको मिल जाएगा कौन? तो फ़खरुद्दीन निज़ामी, ख्वाजा बंदा नवाज, गैसुद्दौला, इन दोनों की किताब को नाम को याद रख लेंगे। उसके बाद आदिल शाही दौर में 8-10 लोग हैं। इनका नाम, एक तो 3 तो बाप बेटे और पोते हो गए। कौन कौन? तो आप उनमें मीरा जी, उसके बाद है शाह बुरहानुद्दीन जानम उनके बेटे, फिर शाह बुरहानुद्दीन जानम के बेटा अमीनुद्दीन आला। 3 नाम तो आपको ऐसे याद हो गया। चौथा जो है आप आदिल शाही अली इब्राहिम आदिल शाह सानी और अली आदिल शाह सानी, यानी 2 बादशाह का नाम याद रख लेंगे। 5 नाम आपको ऐसे याद हो गया। उसके बाद इब्राहिम आदिल शाह सानी के दरबारी शायर अब्दुल था, उसको आप याद रख लेंगे, ऐसे याद हो जाएगा। और अगर 5वां आप याद रख लेंगे, अली आदिल शाही दौर का जो दरबारी शायर था वो नुसरती था।